हाँ जी। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल टीसीआर द कोर्ट रूम में। और मैं हूं एडवोकेट दीपिका, आपकी लीगल मेंटर। जो हम सीरीज लेकर आए हैं वो एआईबी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि पीसीआई ने रेगुलेट कर दिया है, उसका रिलीज हो गया है, प्रेस रिलीज हो गया है, एग्जाम की डेट पता चल चुकी है। तो अब हमारी जो मैराथन सीरीज है वो पूरी वो एआईबी की प्रिपरेशन के लिए है। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो पीवाईक्यूज की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने एआईबी 4 से लेके अभी तक के रीसेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरकेट कर दिया है, उनके अलग अलग सीरीज बना दी है। ठीक है, तो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं एआईबी की। और आज का हमारा टारगेट है, आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आएंगे वो सब सही जाने चाहिए। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, नोट्स खोल दिए हमने। हम आगे हमारी एआईबी की फैमिली लॉ के पीवाई क्यूज करने। हमें पता है फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, क्रिश्चियन लॉ भी है। उसके अलावा हिंदू लॉ के भी मैरिज से रिलेटेड है प्रोविजंस हैं, डिवोर्स रिलेटेड है, सक्सेशन से रिलेटेड है, अडॉप्शन से रिलेटेड है। सेम विद मुस्लिम लॉ है। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। और क्लास, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़ोगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे और फिर मुझे हैंड रेस करके बताओगे। और अगर गलत होगा तो आई एम हियर टू करेक्ट यू। राइट, मिलके हम ये सारे क्वेश्चन आज सही करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अ सुन्नी मुस्लिम मैरीज विद किताबिया गर्ल, द मैरिज इज वैलिड, वॉइड, इरेगुलर या नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी सुन्नी मुस्लिम किसी भी किताबिया गर्ल से शादी करता है तो वो मैरिज क्या है? वैलिड मैरिज है। राइट, कौन सी मैरिज है? वैलिड मैरिज। अब किताबिया गर्ल इज अ गर्ल who worships a book. It can be either a Muslim or a Christian or any girl who worship his kitabs, book. Right, तो वो कौन है? किताब या गर्ल है। उससे अगर सुन्नी मुस्लिम शादी कर रहा है तो वैलिड मैरिज है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लास में बताएंगे बच्चे सारे क्वेश्चन। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ? हनाफी स्कूल, शाफी स्कूल, मलिकी स्कूल या जैदी स्कूल? चलिए, ये आपको मिल गया, बताइए जल्दी से। क्या बोल रहे हो? ए, हनाफी स्कूल। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, इसका मतलब अच्छे से पढ़ के नहीं आएगा आप मुस्लिम लोग। चलो, आपका क्या आंसर है? सी। ओके, राइट। उसका करेक्ट आंसर मलिकी स्कूल है। जहां पर भी जिस अगर हमारे पास कोई भी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड, अगर हमारे पास कोई भी अगर मुस्लिम से रिलेटेड आ रहा है कोई क्वेश्चन, और जहां पे मोर ऑफ द वाइफ के राइट के बारे में बात की जा रही है, उसकी वाइफ के राइट्स के बारे में ज्यादा फेवरिज्म वाली बात की जा रही है या ज्यादा बात करी जा रही है, तो बट ऑब्वियस है कि वो मलिकी स्कूल ही होगा अंडर मुस्लिम लॉ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, a female Hindu has the capacity to take a son or a daughter in adoption if she's a non-married, she's married, she's widow and has no son or daughter but has a widowed daughter-in-law, or she cannot adopt at all। चार ऑप्शन है हमारे पास। राइट, तो जब अडॉप्शन का केस आ जाता है ना, तो हमें बहुत सिंपल रूल समझना है। सिंपल रूल ये कहता है, यू डब्ल्यू आर सी, यू डब्ल्यू आर सी, यू डब्ल्यू आर सी। राइट, अब ये यू डब्ल्यू आर सी क्या है अडॉप्शन के केस में? चार चीजें देखनी है हमें।
क्या वो अनमैरिड है? राइट। दूसरा, क्या वो विडो है? क्या उसके हस्बैंड ने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड, या वो सीज टू बी हिंदू है? समझ आया? अगर कोई भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कोई भी अगर फीमेल हिंदू अडॉप्ट करती है सन या डॉटर को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में है कि दैट शी इज नॉट मैरिड। राइट। ये किसके बारे, ये कौन सा सेक्शन बताता है? ये सेक्शन अंडर 8, जहां पे बोलता है कि लेडी शुड बी अनसा, लेडी शुड बी साउंड माइंड, साउंड माइंड होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और वो अनमैरिड होनी चाहिए। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। अ चाइल्ड बोर्न ऑफ void and voidable marriage under Hindu law is legitimate, illegitimate, illegal or none of these? तो इसका आंसर क्लास में दे देगा। यस। क्या बोल रहे हो? बी, इलेजिटिमेट। ओके, आप बताओ। सी, इलीगल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ। ए, वेरी गुड, लेजिटिमेट, वेरी गुड। बिकॉज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग whether a child is born out of void or voidable marriage, it is irrelevant here. Child will always be a legitimate child. लॉ में बहुत एक सिंपल बात बोली जाती है कि पेरेंट्स की मिस्टेक का जो बर्डन या प्रेशर या जो भी प्रूफ है या कुछ भी है, वो चाइल्ड को नहीं देना होगा। राइट। पेरेंट्स की कोई भी मिस्टेक है, वो चाइल्ड क्यों बियर करेगा? अगर लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी इज कंसर्न, राइट, चाइल्ड चाहे वैलिड मैरिज में से बोर्न हुआ हो, चाहे इनवैलिड में से हुआ हो, चाइल्ड विल ऑलवेज बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड। वो हमेशा इलेजिटिमेट चाइल्ड, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है। चलिए, अंडर मुस्लिम लॉ अ मुस्लिम कैन मेक अ विल ऑफ हिज प्रॉपर्टी अप टू द एक्सटेंड ऑफ 1/4 of the property, 1/3 of the property, half of the property, or the entire property? चलिए देखिए आप, इसका सही आंसर है 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। बिकॉज अंडर मुस्लिम लॉ विल इज वसीयत। राइट। ये वसीयत होती है विल मुस्लिम लॉ के अंडर। और जब बात वसीयत की होती है, तो वो बिना 1/3 कब कर सकता है? विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल हायर। अपने लीगल हायर से बिना पूछे वो 1/3 प्रॉपर्टी तक को विल बना सकता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मुस्लिम लॉ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस इज वॉइड, वैलिड, इनवैलिड या इरेगुलर? ये पूछ रहा है क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उसमें विटनेस नहीं है, तो क्या वो वॉइड मैरिज है, क्या वो वैलिड मैरिज है, क्या वो इनवैलिड मैरिज है, क्या वो इरेगुलर मैरिज है? राइट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, इसका आंसर है डी, इरेगुलर मैरिज। सुन्नी मुस्लिम्स अगर नो विटनेसेस के साथ शादी करते हैं, तो वो मैरिज क्या है? इरेगुलर। राइट। और इसमें सुन्नी और शिया में डिफरेंस है। अगर शिया मुस्लिम्स नो विटनेसेस के साथ शादी करते हैं, तो वो वैलिड मैरिज है। बिकॉज एज पर शियाज विटनेसेस का कोई प्रोविजन ही नहीं दे रखा, कोई इसेंशियलिटी नहीं दी हुई है, सिर्फ सुन्नी मुस्लिम्स की दी हुई है। राइट। चलिए, ये हमारी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे टिल एआईबी। तब तक एआईबी हो नहीं जाता, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है?
कि अगर जितने भी एप्लीकेंट जो भी हमारे टीसीआर फैमिली से जुड़ रहे हैं वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, वो सब पास हो, जो उनकी कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग वो पास होके निकले, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो अच्छे अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सके, और बहुत अच्छी बात है कि वो एआईडी क्लियर कर सके। राइट, चलिए क्लास, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अंडर मुस्लिम लॉ, a Muslim can make a gift of his property up to the extent of only 1/4 of the property, only 1/3 of the property, only half of the property, या the entire property। चलिए बताइए आप लोग कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या हो सकता है आंसर। क्लास बताएगी मुझे, और मुझे ये क्लास से ही उम्मीद है कि शायद सही आंसर दे देगी। यस, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर है द एंटायर प्रॉपर्टी। वेरी गुड क्लास, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर, नॉट फॉर ऑल। राइट, चलिए तो इसमें ये है कि द एंटायर प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां बात गिफ्ट की आ गई है। गिफ्ट क्या है मुस्लिम लॉ में, हिबा। वसीयत और हिबा दोनों अलग अलग चीजें हैं मुस्लिम लॉ में। राइट, हिबा इज गिफ्ट, जहां बात गिफ्ट किया जाती है तब मुस्लिम लॉ में ये दिया हुआ है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अपनी एंटायर प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। उसके लिए सिर्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज में। Which one of the following statements regarding gifts in Muslim law is correct? ठीक है, ये बोल रहा है कि मुस्लिम लॉ के अंदर ये जितने भी गिफ्ट के स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए, now gift can be made orally only, ये सिर्फ ओरली की बात कर रहा है। गिफ्ट कैन बी मेड इन राइटिंग, सिर्फ राइटिंग में हो सकता है। गिफ्ट कैन बी मेड orally and in writing both, and none is correct। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना अपना, ठीक है। थोड़ा सा अगर हमने जो भी क्लासेस ली हैं, जो हमारा सब कुछ पुराना जब हमने पढ़ाया है उसको याद करते हुए इसका आंसर देना। चलिए, क्या है इसका आंसर, सी। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट आंसर। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। इसमें ये बोल रहा है कि गिफ्ट कैन बी मेड ओरली एंड इन राइटिंग बोथ वेज। इसमें सिर्फ सेटिस्फाइड होना चाहिए दोनों पार्टी, और दोनों पार्टी सेटिस्फाइड है तो चाहे ओरली करो चाहे राइटिंग में करो, देर इज नो प्रॉब्लम। दोनों ही प्रोविजन अलाउड है अंडर मुस्लिम लॉ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which provision of Hindu Marriage Act 1955 deals with conciliation? अब ये बात कर रहा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। आराम से पर्टिकुलरली ध्यान करना कि ये हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये सेक्शन कौन कौन से बोल रहा है, 23, 23 सब क्लॉज 2, सेक्शन 23 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 22। ठीक है, अब याद कर लो आराम से कि कौन सा ऐसा सेक्शन था हमारा जो कंसीलिएशन के बारे में बात कर रहा था, जो ये बोल रहा था कि तुम्हें कंसीलिएशन का टाइम मिलेगा आफ्टर इन द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, बताओ, इसका राइट आंसर है 23 सब क्लॉज 2। यहां पे ये कंसीलिएशन के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि पार्टीज को टाइम दिया जाए जिससे कि वो एक बार सोच विचार कर लें, अपना एक फाइनल, जो उनका फाइनल डिसीजन है उससे पहुंचने से पहले कोर्ट एक मौका देता है दोनों पार्टीज को। राइट, और कमेंट में आप लोग मुझे बताना कि ये तीनों जो सेक्शन है ये किसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। सेक्शन 9 of the Hindu Marriage Act 1955 deals with restitution of conjugal rights, void marriages, judicial separation and
ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। चलिए, ये बोल रहा है कि सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, सेक्शन 9 जो है वो इन चारों में से किसके बारे में बात करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, वॉइड मैरिजेस के बारे में, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, या फिर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में सेक्शन 9 बात करता है। ठीक है, किसके को बात करता है? सेक्शन 9 के अंडर बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में, हमारा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, ये वाले 1 2 3, ये आप मुझे कमेंट कर दो, और क्लास में तुम बस राइट डाउन करो कि ये सब किसके अंडर है। ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, पता है, प्रॉपर तरीके से। तो एक बार ही खोलो और फिर मुझे बताना कि मैम ये इसके बारे में है। चलो, ना डॉटर इज इक्वेटेड विद सन with reference to joint family property under Hindu Succession Amendment Act 2002, 1976, 1978 और 2005। जो हमने डॉटर्स को सन के बराबर प्रॉपर्टी में को पार्टनर्स का राइट दिया है अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट जॉइंट फैमिली में, वो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? और इसका केस लॉ भी बताना सब लोग। तो मैं बताती हूँ इसका। मुझे पता था आप लोगों को केस लॉ याद नहीं है, ये मुझे पता था। और जिसको इधर कमेंट में पता है वो मुझे कमेंट में बताना कि मैम इसका केस लॉ ये है। ये है इसका आंसर, राइट, डी, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इन 2005 it was held that daughters are equals to son when it will come to the property of joint Hindu family under Hindu Succession Act। वो को पार्टनर्स बन जाएंगी सन के, राइट। ये आया था किसमें? विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। ठीक है, चलिए। Mubarak under Muslim law refers to divorce at the instance of wife, cruelty, dissolution of marriage with mutual consent और इला। चलिए, मुस्लिम लॉ को एक बार पूरा रिवाइव कर लीजिए और बताइए कि मुबारक जो था, हमने पढ़ा था मुबारक के बारे में, याद है? पढ़ाया था मुबारक के बारे में। तो मुबारक किस चीज के बारे में बोलता था? सोच समझ के बोलना, वरना अगर मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन गलत होंगे ना तो टेस्ट सीरीज में बताऊंगी फिर मैं तुम लोगों को बाद में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका आंसर? बताइए, गलत है। आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद तो करिए कि मैम ये इसका आंसर ये है। आप बताओ, मुझे पता था आप स्माइल पास करोगे। एटलीस्ट आंसर कुछ तो करो। मुबारक बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विथ म्यूचुअल कंसेंट, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है, राइट। क्योंकि अगर सिर्फ वाइफ का कंसेंट है तो उसे खुला बोलते हैं, लेकिन जहां हस्बैंड और वाइफ जो मुस्लिम लॉ के अंडर गवर्न हो रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं, अगर वो डिवोर्स तक जाना चाहते हैं उसको मुबारक बोलते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर, राइट। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी। The discriminatory aspect of Section 10 of Indian Divorce Act, now Divorce Act, was removed by substituting new section by the Indian Divorce Amendment Act of 2001, Divorce Amendment Act of 2002, Indian Divorce Amendment Act of 2006, Indian Divorce Amendment Act of 2012। जो
डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट के बारे में बात किया गया था इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंडर, ठीक है। और उसमें से रिमूव किया गया उस सेक्शन को जो अब डिवोर्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? मैं इतना एक हिंट दे सकती हूँ बस इसमें, कि थोड़ा टाइम हो गया, मतलब इसको अभी नहीं है, रिसेंट नहीं है, मतलब है 20th सेंचुरी में इसी में ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब 21st सेंचुरी का ही है, लेकिन है थोड़ा सा पुराना, मतलब 20s में ही है, बट थोड़ा टाइम हो गया मतलब। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, ए, इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। 2001 के अंडर कुछ न्यू सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया था, उसको सब्स्टिट्यूट किया था किसी न्यू सेक्शन से, और उसको फिर बाद में डिवोर्स एक्ट के नाम से बता दिया था, क्योंकि जो पुराना इंडियन डिवोर्स एक्ट था दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, राइट। चलिए, अब मुझे कमेंट में सब लोग ये बताना, और क्लास में भी सब लोग ये बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेटरी किस बेसिस पे था, इसके क्या रीजंस थे, और फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, now A is the mother of B. She becomes a widow and remarries, ठीक है। B dies. Can A succeed to him as a mother? Both are Hindus. Answer is no. Options are no, yes, depend on their school, only when B has no son. ये बोल रहा है A है वो B की मदर है, शी बिकम्स विडो, उसका हस्बैंड खत्म हो गया, देन शी बिकेम विडो एंड शी रीमैरिज, उसने दोबारा शादी कर ली, लेकिन उसके बाद उसका जो सन था बी, ही एक्सपायर, ही डाइज, राइट। नाउ कैन ए सक्सीड टू हिम एज अ मदर? क्या जो ए है उसकी प्रॉपर्टी में से एज अ लीगल हायर हिस्सा ले सकती है? क्या वो उसको सक्सीड कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी को? तो एज पर हिंदू लॉ, क्योंकि बोथ आर हिंदूज, ठीक है, तो नो, यस, डिपेंड्स ऑन द स्कूल, ओनली व्हेन बी हैज नो सन। चलो, इसका भी बहुत एक सुपर क्लियर और बहुत अच्छा आंसर है, तुम बताओ। इसका मैं बताती हूँ, इसका ये है WSDM, ये आते हैं क्लास 1 हायर्स अंडर हिंदू लॉ, राइट। क्लास 1 हायर्स में कौन कौन है? विडो, सन, डॉटर और मदर। फादर इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 1, राइट। अब वो उसकी मदर है, तो क्या वो उसकी प्रॉपर्टी ले सकती है? तो द बट ऑब्वियस आंसर इज यस, वो ले सकती है, क्योंकि वो क्लास 1 हायर में है अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, now referring to section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, the Supreme Court observed that the words after him does not mean after the lifetime of the father. Indeed, it means in the absence of. If the father is not functional as a guardian for various reasons like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother by mutual understanding, it may be treated as the absence of father, in which case, चलो, ये बोल रहा है कि एक केस था, ठीक है, उस केस में इसने ये बोला कि आफ्टर हिम का मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने बताएगा कि आफ्टर हिम का मतलब फादर की डेथ के बाद का नहीं है, कि फादर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आफ्टर हिम। हियर आफ्टर हिम मींस इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, फादर के प्रेजेंस में नहीं है, या तो फादर मेंटली या फिजिकली इनकेपेबल हो गया है, या फिर जो चाइल्ड है वो अपनी मदर के साथ रहता है किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, या किसी भी अदर रीजन की वजह से। तो ये किस केस में आया था? किसी को नहीं पता ना क्लास में? चलो, बताती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है गीता हरिराम केस वर्सेस RBI,
केस में ये बोला गया था कि फादर एब्सेंस जो लिखा हुआ है उसका मतलब डेथ ऑफ फादर नहीं है, उसका मतलब है व्हेन फादर बिकेम, फादर इज प्रेजेंट देयर, वो फादर है लेकिन किसी भी रीजन की वजह से फादर वहां प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर हिम का मतलब आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ फादर, ऐसा कुछ नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ फादर, राइट। चलिए, now by recent amendment the daughter of co-partners by birth become a co-partners in her own right in the same manner as son, which amendment, कौन सा अमेंडमेंट है, किस सक्सेशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है ये वाला प्रोविजन, हमने शायद अभी पढ़ा था, यही तो पढ़ा था अभी विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, उसमें क्या बताया था, यही तो बताया था 2005 में अमेंडमेंट एक्ट में कि जो डॉटर है वो सन के बराबर है एज फार एज को पार्टनर्स आर कंसर्न अंडर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, ये 2005 में है। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 17, शामिन एरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है, द कंडीशन प्रेसिडेंट, द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स which has to be proved on evidence. Second option of puberty, C guardianship in marriage, D dower। तो ये बोला है कि ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, ये किस चीज से रिलेटेड है, यस वेरी गुड, द आंसर इज ए, वेरी गुड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वेरी गुड, बहुत सही है। इसमें इसने बोला है द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। सिर्फ डिवोर्स बोलने से डिवोर्स नहीं हो जाएगा, डिवोर्स के प्रोनाउंसमेंट का एविडेंस देना कंपलसरी है। ये एक केस में बताया था शामिन एरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस, ठीक है। चलिए, चलो ये तो अनएक्सपेक्टेड आंसर आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। चलिए, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेड डाउन अंडर डैश ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 9, 10, 5 और 13। ये अगर किसी से नहीं बताया गया ना, मैं सही बता रही हूँ, हिंदू लोग फिर पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड है और मैरिज बहुत एक मतलब ऐसा प्रोविजन है ना हिंदू लॉ का जो बहुत कंपलसरी है और जो बात करता है कैसे हिंदूज की मैरिज गवर्न होती है, चाहे वो उनके राइट्स हो, चाहे वो डिवोर्स के ग्राउंड्स हो, चाहे किस रिलेशनशिप के बेसिस पे वो मैरिज फॉर्म हो सकती है, ये सारे ग्राउंड्स के बारे में मैरिज के प्रोविजंस बात करते हैं अंडर हिंदू मैरिज है, राइट। तो इसका आंसर है कंडीशन, जो कंडीशन है हिंदू मैरिज एक्ट की जो लेट डाउन है हिंदू मैरिज में, वो सेक्शन 5 के अंडर है, वेरी गुड, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बोला है, सेक्शन 5 के अंडर काम है, वेरी गुड, क्योंकि ये तो कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है, ये डिवोर्स के बारे में बात करता है, राइट। चलिए, और अगर हमें इतना पता चल गया कि ये कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, ये मैरिज कंडीशन ऑफ मैरिज के बारे में बात कर रहा है, ये डिवोर्स के बारे में, तो ये जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर हम कभी भी जैसे कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन कवर करते हैं ना, तो हमें अपना आंसर तो पता है कि क्या है, लेकिन एक बार हमें रिवाइज ये करना चाहिए कि जिसमें अदर ऑप्शन दिए गए हैं क्या वो किस प्रोविजन से रिलेटेड है, लॉ के किस सेक्शन से रिलेटेड है, क्या वो सेक्शन किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमारा वो अपने आप ही रिफ्रेश हो जाता है, राइट। चलिए, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 allows daughter of the deceased equal rights with daughter, allows sons of the deceased equal rights with widows, allows daughter of the deceased equal rights with the wife, allows daughter of the deceased equal rights with the son। अब बताइए, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 किससे रिलेटेड बात करता है, बहुत सिंपल है। अभी हमने तुरंत मतलब हमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन अब ये थोड़ा उसको एग्जैजरेटेड फॉर्म में पूछ रहा है कि 2005 प्रोविजन किससे रिलेटेड था, तो 2000, वेरी गुड, वेरी गुड, डी आंसर है इसका, वेरी गुड, इसका आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे बात डॉटर्स की
इक्वल राइट्स विद सन्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे वो डॉटर्स को सन्स के बराबर कर रहा है। 2005 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। चलिए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ये याद हो जाना चाहिए सब लोगों को। तलाक ए तविज इज तलाक बाय डेलीगेशन, तलाक ट्रिपल तलाक, तलाक बाय एग्रीमेंट और इम्प्रॉपर तलाक। चलिए, ये भी बताइए। जहां तक है तो मतलब पता ही होगा ऑलमोस्ट सब लोगों को, मैं जितना अज्यूम करके चल रही हूँ। तो तलाक ए तवीज मतलब इज अ तलाक बाय डेलीगेशन, राइट। क्योंकि ट्रिपल तलाक को तो तलाक बिद्दत बोला जाता है, ठीक है। और तलाक बाय एग्रीमेंट, दोनों म्यूचुअली एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको मबरत बोला जाता है, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद इम्प्रॉपर तलाक के अलग प्रोविजन दिए हुए हैं कि इनके बेसिस पे वो इम्प्रॉपर तलाक है। लेकिन अगर बात तलाक के तजवीज की बात आ रही है तो वो तलाक बाय डेलीगेशन है, अपनी अथॉरिटी को किसी और को डेलीगेट करके फिर तलाक प्रोनाउंस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तलाक के तजवीज, ठीक है। चलिए, any immovable property possessed by a female Hindu acquired before or after the commencement of Hindu Succession Act shall be held by her after the commencement of the act as a limited owner, a full owner, no ownership और नॉट एज एब्सोल्यूट ओनर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये वाला आंसर मुझे मिल सकता है, क्योंकि शायद हमने आई गेस ये 2 क्लास पहले ही कवर किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। इसमें एक केस भी था, बताओ। वी तुलसारामा वर्सेस, यस यस, शेषा रेड्डी का केस था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर बी है, अ फुल ओनर। इस केस में बताया गया था, क्या केस था बताना? वी 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 तुलसारामा, वेरी गुड, वी तुलसारामा वर्सेस शेषा रेड्डी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, डोंट माइंड, बट हाँ, अब इस पे लिखने के बाद और ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसमें ये बताया गया था कि चाहे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक फीमेल हिंदू एक्वायर करती है तो उसकी वो फुल ओनर है, राइट। उसके पास फुल ओनरशिप है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर की है, राइट। सब लोगों को पता चल गया। चलो, period of limitation for execution of order of maintenance is dash from the date on which it becomes due। ये तो सीआरपीसी में भी दिया हुआ है, अब जो बीएनएसएस बन गया है, और ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया हुआ है। तो क्योंकि ये हिंदू मेंटेनेंस से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड, तो इसमें बोल रहा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की डिक्री जो आएगी उसको एग्जीक्यूट कराने का कितना पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड। यस, इसका 1 ईयर है, दैट इज अंडर सेक्शन 125(3) ऑफ सीआरपीसी। वो किसके बारे में बात कर रहा है? ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की जो डिक्री आई है उसको एग्जीक्यूट कराने का कितना लिमिटेशन पीरियड है, राइट। 125(3) सीआरपीसी में बात करता है, और 146 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ईयर याद रखो, किस सेक्शन के अंदर आया है, इससे रिलेटेड होता है, सिंपल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हायर is not class 1 hire under the Hindu Succession 1956 Act। ऑप्शन है सन, विडो, फादर, मदर। अभी हमने इसके जस्ट हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, और उसमें हमें बताया था कि अगर कोई भी क्लास 1 हायर के अंडर कौन कौन कैटेगरी आती है, तो इसमें कैटेगरी है WSDM, ठीक है। इसे याद रखना, बहुत सिंपल।
मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था, WSDM। W meant फॉर विडो, S सन, D डॉटर, एंड M मदर। यस यस, क्लास वन हायर में फादर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो क्लास सेकंड में आते हैं, क्लास फर्स्ट में नहीं आते। क्लास वन हायर, लीगल हायर में ये चार लोग आते हैं, विडो, सन, डॉटर, मदर। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन क्लास वन में नहीं है, तो सिंपल आंसर इज फादर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। प्रीएम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ शेफे-ए-जार was declared unconstitutional in which case? Bhauram versus Beshnath, Govind Dayal versus Inayatullah, Bhagwan Das versus Chetra, या राम शरण लाल वर्सेस मस्त दोमिनी कुएल। बताइए, जो प्रीएम्पशन वाला जो राइट दिया गया था ना, उसको एक पर्टिकुलर केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, ठीक है। और जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो वो एक केस लॉ के थ्रू हुआ, और वो केस लॉ क्या था नहीं पता किसी को, बट कमेंट में आंसर आएगा देखो। और इसका आंसर है भौराम वर्सेस बैजनाथ में, राइट। इसमें बताया था कि प्रियम्पशन का जो राइट है, जो को तुम्हारे को ओनर है, या जो तुम्हारा पार्टनर नेबर है, या जो कोई ऐसा पर्सन है जो हमारी ही एमिनिटीज को यूज करता है, हमारे घर के आसपास जो एमिनिटीज सेम एमिनिटीज को यूज करता है, उनको हम पहला राइट देते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर सेलिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ आवर ओन। तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि ये आपको लेनी है ना लेनी। तो ये पूरा प्रियम्पशन का प्रोविजन था, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इस पर्टिकुलर केस में, राइट। चलिए यस, क्वेश्चन इज नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज। कोई भी नेचुरल गार्जियन एक अडॉप्टेड सन का हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट के अंदर कौन होगा? ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल फादर इन द एब्सेंस ऑफ ए ओरिजिनल मदर, अडॉप्टेड फादर, और नन ऑफ द अबव। इसका सीधा आंसर बताऊं, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। इसमें बहुत सिंपल इसका आंसर है अडॉप्टिव फादर। अडॉप्टिव फादर इज इक्वल्स टू नेचुरल guardian. Soon after when adoption takes place, biological parents का जो राइट है उस बच्चे के ऊपर वो खत्म हो जाता है। Here comes the picture, कौन आ जाता है? अडॉप्टिव फादर। और अडॉप्टिव फादर की एब्सेंस में अडॉप्टिव मदर। लेकिन ये एब्सेंस का मतलब डेथ नहीं है सिर्फ, कोई भी इनकेपेबिलिटीज भी हो सकती है, सेपरेशन, अलग रह रहे हैं और अब म्यूचुअल कंसेंट के साथ, उसकी एब्सेंट में, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, जब यहाँ बायोलॉजिकल जो फैमिली है उसका राइट खत्म, दैट मींस दे आर नो लॉन्गर द नेचुरल गार्जियन ऑफ द पर्टिकुलर चाइल्ड, वेदर इट्स सन और अ डॉटर। इस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट के अंदर यहाँ पे अडॉप्टिव फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन है, और अडॉप्टिव फादर की एब्सेंस में अडॉप्टिव मदर की नेचुरल गार्जियन, राइट। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस के लिए। आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो या आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या ये PDF चाहिए इस पर्टिकुलर PYQ का, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखनी है, 10th ऑफ सितंबर से 10th ऑफ सितंबर से एडवोकेट सर्कल पावर्ड बाय TCR लेकर आया है AIB स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर एक बैच प्रॉपर, जिसमें आपको पूरा AIB के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप दिया जाएगा, और सबसे मेन चीज, आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बताया जाएगा कि आपको अब आगे कैसे बढ़ना है, राइट। तो ये हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहने वाले हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर लक्ष्मी नगर है,
और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो 9220761399 पर। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी टीम से कनेक्ट करें एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में और ये सीरीज को हम कंटिन्यू ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।